हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर शेयर। पूरे एक हफ्ते बाद सारंग परिवार के लिए काफ़ी खुशनुमा थे, क्योंकि शादी की तैयारी और शॉपिंग चल रही थी और निकल चुके थे सभी लोग गोवा के लिए। जब मृत्युंजय की प्राइवेट जेट आकर गोवा के एयरपोर्ट पर लैंड हुई और वो सभी एयरपोर्ट से बाहर और सीधा वहाँ से होटल के लिए निकल गए। जब वो सभी मैरिज हॉल पहुँचे तो वहाँ पर बैंड बाजा तैयार था और काफ़ी सारी लड़कियाँ फूलों का माला पकड़े खड़ी हुई, जो उन सब लोगों को माला पहनाकर उनका वेलकम करने लगी। जब एक लड़की ने एकांश को माला पहनाया तो एकांश उसे वाले को आंखें टिमटिमाते हुए देखने लगा, क्योंकि उसका फेवरेट कलर था, जिसे देखकर वो खुश हो गया और मृत्युंजय की तरफ देखने लगा। मृत्युंजय एकांश की नज़र को खुद पर महसूस कर आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? अब एक मृत्युंजय के सवाल पर बोला, उसके फेवरेट कलर का माला पहना है ना, इसलिए खुशी हो रही है। देखो आँख कैसे एलईडी लाइट की तरह चमक रहा है उसका। अव्यक्त के जवाब पर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए एकांश के गाल को खींचकर बोला, लेट्स गो, जिसे सुन पीछे से आवाज़ आई, लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर सारंग। उस आवाज़ को सुन मृत्युंजय ने सिर घुमाकर देखा तो कशिश, मीरा और राशि के साथ खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपने आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर मित्तल। मृत्युंजय की बात सुन कशिश का मुंह बन गया और राशि मृत्युंजय के पास आते हुए बोली, हेलो मामू। राशु के देखकर मृत्युंजय के चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी आ गई। वो घुटनों के बल बैठकर अपने पॉकेट से चॉकलेट निकाल उसे देते हुए बोला, हेलो मेरी प्यारी भांजी। मृत्युंजय के बाद पर राशि मुस्कुरा दी और मीरा आते हुए बोली, ये बिल्कुल सही है, मैं भी उसी घर की बेटी हूँ, ऐसा ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं मिलता। मीरा की शिकायत को सुनकर विप्लव बोला, क्योंकि बेटी हुई पराई और भांजी हमारी है, इसलिए तुम्हारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। मीरा विप्लव के बाद पर घूरते बोले, जो तुम्हारी शादी हो रही है ना, कैंसिल करवा दूंगी। होशियारी न दिखाओ मेरे सामने। मेरी शादी कैंसिल तुम तो क्या कोई नहीं करवा सकता। विप्लव ने चिल होकर कहा। उन लोगों के बहस को देखते हुए कशिश मीरा से बोला, मेरे इकलौते सबसे चंचल छोटे लेकिन खोटे साले की शादी हो रही है, तो मज़े ही मज़े हैं। कशिश की बात सुनकर विप्लव का मुंह बन गया और उसे घूरते हुए बोला, फैशन डिजाइनिंग फोटोग्राफर हूँ मैं, और साथ में गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी भी खोल रखी है मैंने, जहाँ का ओनर मैं हूँ, इसलिए मुझे खोटा बिल्कुल मत कहना। बहुत काम की चीज़ हूँ मैं। विप्लव की बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले वहां पर एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकी, जिसमें से करण अपनी गोद में 2 साल का बेबी बॉय पकड़े बाहर निकला और उसके साथ नित्या और आरोही भी बाहर आए। नित्या को देखकर सभी खुश हो गए और कशिश करण के पास जाकर उसकी गोद से बेबी को लेते हुए करण से बोला, तुमसे नहीं बात कर रहा। कशिश की बात सुन करण मुंह बनाते हुए नित्या की तरफ इशारा कर, मैं मेरी बीबी के साथ एंजॉय करने आया हूँ, मत करो बात, और आप रखना चाहो तो इसे रख सकते हो। करण की बात सुन उसका बेटा नैतिक उसकी तरफ देखते हुए आईब्रो चढ़ाकर बोला, डैड आई लुक लाइक ए डिजर्टर टू यू। नैतिक की बात सुन कशिश हंसने लगा तो करण अपनी आंखें रोल करते हुए, इसलिए कह रहा था इसे रख लो अपने पास, बहुत कड़वा बोलता है ये। करण के बाद सुन मीरा कशिश के पास आकर उसके गोद से नैतिक को लेते हुए बोली, हेलो नैतिक, हाउ आर यू। नैतिक मीरा को 2 मिनट देखने के बाद नित्या से बोला, मामी। नित्या नैतिक के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, यश। जब करण की गाड़ी के ड्राइविंग सीट से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया, जिसे देख कशिश थोड़ा कंफ्यूज होते हुए करण से बोला, ये कौन है? कशिश के सवाल पर करण कुछ कहता उससे पहले वो लड़का आरोही के पास आ उसकी तरफ देखते हुए बोला, दिस प्लेस लुक्स प्रीटी सेक्सी इज नॉट इट बेबी। उन दोनों की बातों को सुनते हुए कशिश अपना सिर हिलाकर बोला, समझ गया, बॉयफ्रेंड है उसका। मृत्युंजय उन सब लोगों को बातों में लगा हुआ देखकर बोला, अंदर चलोगे, यहीं पर खड़े रहना है। कशिश मृत्युंजय की बात सुन उसके तरफ देखते हुए बोला, लड़की वाले कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। अथर्व की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सब लोगों का सर उसकी तरफ मुड़ गया। शादी में धैर्य भी आया था, जो अथर्व को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, जिसे देखते हुए ध्रुवी बोली, आपको रेस्ट करना चाहिए। ध्रुवी के बात पर धैर्य अपना सिर हिला अंदर की तरफ चला गया तो सुधांशु ध्रुवी को कमर से पकड़ते हुए बोला, चलो हम अपना बेडरूम देख कर आते हैं। सुधांशु के बात पर ध्रुवी उसकी तरफ देखते हुए उससे खुद से दूर करके बोली, ज़्यादा ना रोमांटिक होने की कोशिश मत करो, अभी पूरी शादी बाकी है।
ध्रुवी की बात पर सुधांशु मुंह बनाते हुए बोले, यार अब वीकेंड पर आए हैं तो वीकेंड एंजॉय करेंगे ना, तो तुम इग्नोर क्यों कर रही हो। जिसे सुनकर भी अनसुना करते हुए ध्रुवी आए मेहमानों से मिलने चली गई और सुधांशु मुंह बनाकर उसे जाता हुआ देखने लगा। जब विप्लव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ। विप्लव की बात सुन सुधांशु मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारी बहन मुझे इग्नोर कर रही है, मन तो कर रहा है कमरे में ले जाकर उसे जी भर के किस करो। शादी के फंक्शन कल सुबह से शुरू होने वाले थे, इसलिए सारे मेहमान आज से आ रहे थे। सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। जब विक्रम आरू और अपने बेटे आरव के साथ वहां पहुंचा, जिसे देखकर शोभित विक्रम के पास आते हुए बोला, ऋतिक नहीं आया, हम इंदौर से इस डायरेक्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। विक्रम ने जवाब, जिस पर शोभित उसकी गोद से आरव को लेते हुए, हेलो आरव। जब उनकी सबकी नज़र दामिनी पर गई, जिसे देखकर जहाँ मृत्युंजय ब्रदर्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, वहीं महक मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखते उसे शांत करने लगी। जिसे महसूस कर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए विक्रम और आरू से बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ, शाम को बीच में एक पार्टी अरेंज है, वहाँ चलेंगे और कल से शादी के फंक्शन शुरू होगा। मृत्युंजय की बात पर विक्रम उसकी तरफ देखते, अबे फंक्शन से पहले बैचलर हो रहा है क्या। जिसके जवाब में मृत्युंजय अपनी आंखें रोल करते हुए, सोच सकते हैं ऐसा, आप ज़्यादा बाल की खाल मत निकाल, जा कमरे में। मृत्युंजय की बात सुन विक्रम मुंह बनाते हुए आरव की तरफ देखने लगा, तो आरव रोने जैसा चेहरा बनाते हुए विक्रम की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। तो शोभित उसे पकड़ते हुए, बेटा मेरा बेटा तुमसे सिर्फ 1.5 साल छोटा है, लेकिन वो सबके पास चला जाता है। विक्रम शोभित की बात सुन मुस्कुराते हुए, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो जिसे जानता है उसी के पास जाता है। विक्रम की बात सुन शोभित अपना सर हिला दिया, तो विक्रम आरव को लेकर आरू के साथ कमरे की तरफ चला गया। उन लोगों के जाने के बाद दामिनी मृत्युंजय के सामने आकर फीकी से मुस्कान लिए बोली, जो कुछ भी सालों पहले हुआ उसे तो नहीं भूला मैं, लेकिन आपको ज़रूर भूल गया था, तो खुद को याद दिलवाने की कोशिश मत कीजिए और फंक्शन एंजॉय कीजिए। मृत्युंजय ने दामिनी की बात को बीच में काटते हुए कहा, जिसे सुन दामिनी इधर उधर देखते हुए बोली, वैसे तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है, सुना है वो बोल नहीं पाता, शायद तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारे बच्चे को मिल रही है। दामिनी की बात सुन मृत्युंजय की मुठ्ठियाँ भींच गई, तो महक मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रख दामिनी से बोली, बुआ जी हमारा बेटा बोल सकता है, और मेरे पति ने बुरे लोगों और घटिया लोगों के साथ बुरा किया है, और इस बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। महक के जवाब पर दामिनी उसे बड़ी कर्कश आंखों से देखते हुए बोली, तो तुम मुझे पसंद बिल्कुल नहीं हो, ना पहले ना अब। आपको हमारी दीदी से प्यार करने के लिए कह कौन रहा है, यहाँ पर तो आपको भी किसी ने नहीं बुलाया, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई, वैशाली ने कहा। वैशाली की बात सुन दामिनी अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम गंवार। अमृत दामिनी के बात को बीच में काट कर, सही बात हमेशा कड़वी लगती है, आपको सारंग फैमिली से ये निकाल दिया गया था, बट फिर भी आप झूठी प्लेट चाटने चली आई। इतनी बेइज्जती के बाद मेरे ख्याल से आपको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अमृत की बात पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, शांत हो जाओ। फिर दामिनी को देखते हुए बोला, वैसे मैंने सिर्फ सुना था सड़क छाप कुत्ते को अगर घर की आलीशान जिंदगी दो तो वो अपनी औकात भूल जाता है, और कितनी अच्छी बात है ना, मैंने देख भी लिया। दामिनी मृत्युंजय की बात सुन गुस्से से उसे कुछ कहते उससे पहले राजेंद्र जी निर्जला के साथ वहां आ गए, और राजेंद्र जी दामिनी को देखते हुए, काफ़ी समय बाद तुम्हें देखा दामिनी। राजेंद्र जी के बाद सुन दामिनी गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने के बाद अपना सर हिलाते हुए बोली, मुझे भी अच्छा लगा भैया। निर्जला दामिनी की बात पर उस अंदर तरफ इशारा करते हुए बोली, चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। निर्जला के बाद पर दामिनी अपना सिर हिला दी और उसके साथ अंदर की तरफ चली गई। वैशाली दामिनी के जाने के बाद राजेंद्र जी से बोली, पापा हम सॉरी कहेंगे, लेकिन डायन हुआ काहे आ गई, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ में रोक टोक करती है। राजेंद्र जी वैशाली की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, वो इस घर की बेटी है, हम उसे मना नहीं कर सकते, और कुछ कहती है तो इग्नोर करो। राजेंद्र जी की बात पर वैशाली अपना सिर हिला दी, तो राजेंद्र जी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, जय सारे मेहमान आते रहेंगे, पूरा दिन लग जाएगा, कब तक तुम यहाँ पर खड़े रहोगे, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर एक साथ मिल लेना सब लोगों से, सारे मेहमानों को उनका कमरा दिखा दिया जाएगा। मृत्युंजय राजेंद्र जी की बात सुन कुछ कहता उससे पहले एकांश आकर उसके पैर से लिपट गया, जिसे देखकर मृत्युंजय एकांश को उठाते हुए राजेंद्र जी से बोला, हाँ मैं समझ गया, जब कशिश राजीव
मृत्युंजय के पास आकर, तू बिजी है क्या? उन दोनों को देखकर महक मृत्युंजय के गोद से एकांश को लेते हुए बोली, एकांश मुझे आपसे बात करनी है, चलिए। इतना कहकर महक एकांश को लेकर जाने लगी, जिसे देख एकांश मृत्युंजय की तरफ देखने लगा, जो कि राजीव और कशिश से बात कर रहा था। जिसे देखते हुए एकांश का मुंह बन गया और महक उसे अपने साथ लेकर चली गई। वहीं विप्लव, सुधांशु, विकल्प, अदिति, रिया और नित्या के साथ खड़ा हुआ था। जब अनुवेद आकर रिया के पैर से लिपट गया और नैतिक नित्या के पास आ गया। पन्नों रेंगते हुए विकल्प के पैर को पकड़ लिया तो सुधांशु को देख साध्वी जोर से चिल्लाई, डैडा। जिन्हें देखते हुए उन सब ने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया तो विप्लव मुंह बनाते हुए, ये सही है, तुम लोगों के साथ अगर मैंने भी शादी कर ली होती तो मेरे भी इतने ही प्यारे बच्चे होते। विप्लव की बात पर विकल्प बोला, तुझे लगता है कि अगर मैं चाहता तो प्रणव आता? ये तो मेरी बीवी की डिमांड है। सुधांशु भी विकल्प के साथ देते हुए बोला, मेरी बेटी भी मेरी वाइफ की डिमांड है, बाकी मैं हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी आई है ना। नैतिक सुधांशु की बात सुन उसके गोद में बैठी साध्वी को देखते हुए बोले, हेलो स्नोडॉल। लेकिन साध्वी ने उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो नैतिक फिर से बोला, हेलो। सुधांशु नैतिक की बात सुनकर बोला, बेटा मेरी बेटी किसी से बात नहीं करती। जब विप्लव अपनी गोद में राशि को उठा कर ले आया तो सुधांशु को देखते हुए ब्लश करने लगी तो विप्लव उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, देखो मेरे पास भी 5 साल की बेटी है, मतलब भांजी है। सुधांशु राशि के देख मुस्कुराते हुए, हेलो राशि, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। सुधांशु की मुस्कान पर राशि शर्माते हुए बोली, हेलो सिद्ध अंकल, आप भी हैंडसम हो गए हैं। ये सुनकर सुधांशु अपना सर हिलाते हुए बोला, थैंक योर कॉम्प्लीमेंट। फिर अपनी गोद में बैठी साध्वी को तरफ इशारा करते हुए बोला, मीट माई डॉटर साध्वी। जिसे देखते हुए राशि अपना सर हिला साध्वी से बोली, हेलो साध्वी। राशि की बात सुन साध्वी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हेलो। ये देखकर नैतिक चिढ़ गया और गुस्से से बोला, सिद्ध हेलो टू। अनुवेद जो कि कब से नैतिक को घूरे जा रहा था उसे घूरते हुए, साध्वी को साध्वी नाम पसंद है। नित्या अनुवेद की बात सुन सुधांशु से बोली, तुम्हारी बेटी की तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। नित्या की बात सुन विप्लव बड़े प्राउड के साथ बोला, रहेगी वे क्यों नहीं, मेरी भांजी चाइल्ड आर्टिस्ट है और साथ में कभी कभी लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है। जिसे सुनकर नित्या मुस्कुराते हुए साध्वी के गाल को खींचकर बोली, मेरे बेटे से शादी करोगे? नित्या के गाल खींचने पर साध्वी के गाल पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। जिसे देखते हुए नैतिक नित्या के हाथ को दूर करते हुए बोला, मॉम सी इज़ हर्टिंग। ये सुन रिया मुस्कुराते हुए बोली, यार नित्या तुम्हारा बेटा कितना जेंटलमैन है। रिया की बात पर अनुवेद बोला, मैं भी हूँ। अनुवेद की बात सुन रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जिसके जवाब में अनुवेद थोड़ी दूर इशारा कर दिया जहाँ अनमोल कॉल पर बात कर रहा था। जिसे देखते हुए रिया का मुंह बन गया तो विप्लव बोला, लगता है मेरा वर्कोहॉलिक हो गया है, जो पहले से था और अब ज़्यादा हो गया है। विप्लव की बात पर रिया अपना सिर हिला दी। जब एक चीखती हुई आवाज़ आई, मामा जी। जिस आवाज़ को सुनकर सभी उसे तरफ देखने लगे जहां रुद्र के आगे आगे एक 2.5 साल का बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था, जिसके पीछे एक और उसी का उम्र का लड़का था जो उससे बड़ा था। उस बच्चे को देखकर सुधांशु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो घुटनों के बल बैठते हुए बोला, अरुण। सुधांशु की बात सुन अरुण दौड़ते हुए उसके पास आ उसके पीठ पर धम से मारने के बाद अपने पीछे आ रहे लड़के से बोला, देखा धब्बा। अरुण की हरकत पर सुधांशु के हाथ बस हवा में रह गए। जिसे देखते हुए फलक मुस्कुराते हुए बोले, मेरा बेटा किसी से नहीं चिपकता। पलक की आवाज़ पर सुधांशु मुस्कुराते हुए, आप आ गए? जिसके पीछे रुद्र आते हुए बोला, मैं भी तो आया ना, मुझे नहीं देख रहे हो क्या? जिसे सुनकर सुधांशु अपना सर हिलाते हुए बोला, देखा तो बहुत अच्छे से है, लेकिन मेरे भांजे को क्या हुआ? सुधांशु के सवाल पर रुद्र अरुण की तरफ देखते बोले, ये तो बिल्कुल ठीक है, प्लेन में भी बिल्कुल ठीक था, खाता पीता चीज पड़ा और क्या लगेगा? रुद्र की बात सुन अरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, मामू पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें गले नहीं लगाया, धब्बा किया क्यों? अरुण की बात पर सुधांशु उसके सर को सहलाते हुए रुद्र से बोला, सही है, मेरा भांजा मुझ पर गया है। साध्वी सुधांशु की बात पर उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ करने लगी तो अरुण साध्वी के गाल को खींचते हुए, सिस्टर। साध्वी अरुण की तरफ चमकती आंखों से देखते हुए एकदम से उसके ऊपर लपक गई तो अरुण उसे संभाल नहीं पाया और उसके साथ ही जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, पापा मैं टूट गया। अरुण को रोता हुआ देख उसके पीछे से खड़ा लड़का उसे पकड़ते बोला, अरुण रोना बंद करो। जिस पर अरुण साध्वी को खुद से दूर करते हुए उसे
कांता भैया, साध्वी ने मुझे तोल दिया। विप्लव प्यार भरी आंखों से अरुण को देखते हुए, यार ये कितनी प्यारी बातें करता है। विप्लव के बाद पर अरुण उसके तरफ देखते, अले आप तो मेले मामू के दोस्त हो ना, फोटोग्राफर। विप्लव अरुण की बात पर अपना सिर हिला दिया था। अरुण इधर उधर देखते हुए बोला, मेरी महक माँ कहाँ है? अरुण इतना कहते हैं पीछे से गुस्से भरी आवाज़ आई, वो सिर्फ मेरी मॉम है। उस गुस्से भरी आवाज़ को सुन सभी उस तरफ देखने पर लगे जहां अव्यक्त, रिद्धम, समृति खड़े हुए थे। अव्यक्त को देख अरुण खुश होते हुए बोला, अकलम भैया। जिसे सुन अव्यक्त अपनी आंखें रोल करते बोला, अरुण मेरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्त की बात को इग्नोर कर अरुण आकर उससे लिपटते हुए बोला, अकलम भैया। अरुण के चिपकने पर अव्यक्त उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, मेरी मम्मा को मॉम मत कहा करो। अरुण अव्यक्त की बात सुन कांता की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेले कांता भैया। रिद्धम अरुण की बात सुनते हुए बोला, तुम्हारे लिए है सभी भैया है क्या? अरुण रिद्धम की बात पर अपना सिर हिलाता, मेरे पापा कहते हैं मैं सबसे छोटा हूँ, तो जो भी सभी मुझसे बड़े हैं तो मैं उन्हें दीदी और भैया कहूँगा, जो मुझसे छोटे उन्हें सिस्टर कहूँगा। अरुण की बात सुन रिद्धम अपना सिर हिला दे। जब अक्षत आते हुए बोला, प्रणव। अक्षत की आवाज़ पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और विकल्प अक्षत को देखकर खुश होते हुए बोला, हाय अक्षु। विकल्प की बात सुन अक्षत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हेलो चाचू, मैं अपने ब्रो से मिलने आया हूँ, वो मेरे साथ प्ले करेगा। अव्यक्त अक्षत की बात सुनकर बोला, हम भी खेल सकते हैं अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहो। अव्यक्त की आवाज़ पर सुन अक्षत ने सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा तो उसकी नज़र समृद्धि पर चली गई, जिसे देखकर उसके गाल लाल हो गए। वो सभी अभी बातें कर रहे थे जब मृत्युंजय वहाँ आते हुए बोला, चलो लंच की तैयारी हो गई है, जो लोग फ्रेश नहीं हुए हैं खाने के बाद हो जाना। अरुण मृत्युंजय को देखकर खुश होते हुए बोला, भले पापा। अक्षत मृत्युंजय को टकटकी लगाकर देखने लगा और अरुण के बात पर मृत्युंजय उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं कमरे में जा रहा हूँ, रुद्र ने जाते हुए कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे घूरते हुए, रुको। मृत्युंजय की आवाज़ सुन रुद्र मुँह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है? जिसके जवाब में मृत्युंजय बोला, शाम को पार्टी है, सभी साथ में बीच में चलेंगे। ये सुनकर सबने अपना सर हिला दिया और फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।